लोकसभा चुनावों से पहले ही लगता है कि कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। हद तो तब हो गई जब प्रदेश के इकलौते सांसद ने ये कहकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया कि जीतने की उम्मीद न के बराबर है, इसलिए मुझे चुनाव नहीं लड़ना। बड़ी बात यह कि लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के हाथों से ये सीट छीनी थी। असल में बात हिमाचल की मंडी सीट की है, जहां से प्रतिभा सिंह राज्य के एकमात्र सांसद हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से ही इनकार करके कांग्रेस के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि वो किसी सिटिंग विधायक को चुनाव लड़ाने का फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि विधायकों की बगावत के बाद सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की नई दिल्ली में बैठक में टिकट के दावेदारों के नाम पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चारों उम्मीदवारों के नाम घोषित हो सकते हैं। कांग्रेस चारों सीटों पर उम्मीदवारों को बदल सकती है। सभी सीटों से नए चेहरों से चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। खास बात यह कि मंडी सीट से मौजूदा सांसद और पूर्व सीएम दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने दोबारा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि किसी भी चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रहती है। वे बार बार सरकार से गुहार लगाती रहीं कि कार्यकर्ताओं को महत्व देना जरूरी है, तभी हम चुनाव में अच्छे से अपने प्रतिद्वंदी का मुकाबला कर सकते हैं। मैंने पूरे प्रदेश का दौरा किया और फील्ड में रही, लेकिन अब हालात ऐसे बने हैं कि हमें शायद ही लोकसभा चुनाव में ज्यादा कामयाबी मिले। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने मंडी सीट से उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि हाईकमान को बता दिया कि मैं मंडी से चुनाव नहीं लड़ूंगी, पार्टी किसी को भी उम्मीदवार बना सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का ओहदा है और ऐसे में वे महज एक लोकसभा सीट पर केंद्रित नहीं रह सकती। प्रतिभा सिंह के चुनाव न लड़ने की सूरत में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर के नामों पर विचार चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में मंडी, शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय सीट है। इन चारों सीटों के लिए कांग्रेस में 36 से अधिक पार्टी नेताओं ने दावेदारी की है। नई दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी शामिल हुई। बैठक में एक एक सीट पर एक एक दावेदार और मजबूत दावेदार को लेकर मंथन हुआ। पार्टी शीर्ष नेतृत्व की कोशिश है कि चारों सीट पर जिताऊ नामों को उतारा जाए। ये भी माना जा रहा है कि उम्मीदवार तय करने में मुख्यमंत्री सुक्खू की पसंद का खास ख्याल रखा जाएगा। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल हमीरपुर सीट पर आ सकती है। हमीरपुर सीट पर कांग्रेस लगातार 8 चुनाव हार चुकी है। भाजपा के कद्दावर नेता अनुराग ठाकुर के प्रभुत्व वाली इस सीट पर कांग्रेस को आखिरी बार जीत साल 1996 के लोकसभा चुनाव में मिली थी। अनुराग ठाकुर लगातार 4 बार से यहां से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर को उतारा था। इस बार उन्होंने भी चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। रामलाल ठाकुर का कहना है कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने जैसे ही इनकार किया, आम आदमी पार्टी में सन्नाटा पसर गया। अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। आमतौर पर उछल उछल कर ईडी से सवाल पूछने वाली आतिशी मार्लेना की बोलती ही बंद हो गई और अरविंद केजरीवाल ने यह पूछना भी बंद कर दिया कि ईडी उन्हें गवाह के रूप में बुला रही है या अपराधी के रूप में। असल में केजरीवाल के वकील सिंघवी ने यह दलील कोर्ट के सामने रखी तो कोर्ट ने कहा कि पहले पेश होइए, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको अपराधी के रूप में बुलाया है या गवाह के रूप में। ईडी के सामने गिरफ्तारी से बचने के लिए केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। उन्हें इस बात की गारंटी चाहिए कि वे गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। इसी गारंटी के लिए वे हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा किया नहीं। वजह ये कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ तौर पर कह दिया था कि ईडी का समन मिलने पर पेश होना ही होगा। केरल हाईकोर्ट के जज ने तो एक कदम आगे बढ़कर ये कह दिया कि अगर ईडी ने मुझे बुलाया तो मुझे भी जाना पड़ेगा। लेकिन 2 बड़ी अदालतों के फैसले के खिलाफ केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर होने की जगह सिर्फ बातें बना रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, जबकि ईडी ने अब खुलकर केजरीवाल को शराब घोटाला मामले का मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलील दिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि आप समन पर पेश क्यों नहीं हुए। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में 9 समन जारी हुए, सभी पर हमने जवाब दाखिल किया। हमने कहा कि हम वर्चुअली जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से समन जारी करने की मांग की। सिंघवी ने कहा कि हमने सभी जवाब भेजे हैं। एजेंसी से पूछा कि गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर।
इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब आप पेश होंगे तभी आपको पता चलेगा। अदालत ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आपको ईडी के सामने पेश होने से क्या रोक रहा है। वे आपको पहली बार पेश होने पर गिरफ्तार नहीं करेंगे, वे कारण बताएंगे, उसके बाद ही गिरफ्तार करते हैं। हमने कई मामले देखे हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर कोर्ट की प्रारंभिक सुनवाई से स्पष्ट है कि ईडी के सभी समन वैध थे। समन केजरीवाल को व्यक्तिगत भेजे गए थे, उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना चाहिए। वे सच्चे हैं तो जांच से क्यों भाग रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने ईडी कानून की कई धाराओं को चुनौती दी, 9 समन को चुनौती दी गई। ईडी के विरोध के बावजूद कोर्ट ने ईडी को जवाब मांगा है। बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है और ईडी का 9वां समन जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विधानसभा की राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत करके कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हराने वाले विधायक जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में हैं। कांग्रेस के बागियों और निर्दलीय विधायकों के भविष्य की सियासत के लिए जल्द निर्णायक कदम उठाने के संकेत हैं। भाजपा की ओर से इस बाबत प्रदेश में स्पष्ट संदेश दे दिए गए हैं। सूत्रों का कहना है सुप्रीम कोर्ट के रुख को भांपकर कांग्रेस के बागी और भाजपा वाले अब जल्द ही आगे की चुनौतियों के लिए तस्वीर साफ करने वाले हैं, ताकि जनता को स्पष्ट संदेश दिया जा सके। राज्यसभा चुनाव में बड़े घटनाक्रम के लगभग 21 दिन बाद इस तरह के सियासी समीकरण बनते दिख रहे हैं। बागी और निर्दलीय विधायक तभी से प्रदेश से बाहर हैं। पंचकुला, ऋषिकेश के बाद अब कई दिनों से दिल्ली में उनका डेरा है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस से बगावत का झंडा बुलंद करने वाले खेमावा भविष्य से जुड़े बिंदुओं पर मंथन करने के लिए एक साथ बैठा। दो दौर में चली बैठक में कई बिंदुओं पर गहन चर्चा कर सहमति बनाने की कोशिश की गई। सूत्र बताते हैं कि आखिर खेमे में स्पीकर के फैसले के खिलाफ अदालत में दायर याचिका के मामले को ज्यादा लंबा न खींचने पर फौरी सहमति बनी। मामले में याचिका वापस लेने पर भी विचार हुआ, लेकिन फैसला टाल दिया गया। अदालत में फैसले के लंबे इंतजार के बजाय सीधे उपचुनाव के लिए तैयार होने और जनता को स्पष्ट संदेश देने पर जोर दिया गया। उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतरने से पहले भाजपा में शामिल होने की गुंजाइश को भी समय रहते भुनाने के समय की जरूरत माना गया। साफ है कि कांग्रेस के बागियों ने भाजपा में शामिल होकर आगे बढ़ने का मन बना लिया है। उनके साथ निर्दलीय विधायक भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि भाजपा हाईकमान भी हिमाचल से जुड़े इस मामले में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर चुका है। लोकसभा और उपचुनाव के नफे नुकसान और प्रदेश में भविष्य के अवसरों पर आकलन के लिए पार्टी में मंथन तेज हो गया। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पहले ही इस बाबत संकेत दे चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी की ओर से उपचुनाव से जुड़े हलकों में भाजपा की लीडरशिप को इशारे में बता दिया गया है। हाईकमान के फैसले के अनुसार पार्टी के लिए एकजुटता बनाकर काम करने का एक लाइन का संदेश भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बागियों से मुलाकात होने वाली है। बताया जा रहा है कि सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो कांग्रेस के बागी अगले 1-2 दिन में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद हिमाचल लौट जाएंगे। कांग्रेस योग्य घोषित विधायक इंद्रदत्त लखनपाल का कहना है कि हम कुछ ही दिनों में हिमाचल में वापसी कर लेंगे। सभी एकजुट और देर रात तक भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात संभव है। देखते हैं कि क्या बात होती है, इसके बाद ही सारी तस्वीर साफ हो पाएगी। सदस्यता गंवाने वाले विधायक रवि ठाकुर का कहना है कि वो पूरे जोश और उत्साह के साथ लौटने की तैयारी में हैं। कब लौटेंगे दावे से नहीं बताया जा सकता। भविष्य के लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। अयोग्य ठहराए गए निर्दलीय सभी 9 विधायक मंथन के लिए एक साथ बैठे थे। चर्चा जारी है। कुछ बिंदुओं पर आपस में सहमति बनी है। जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी पर प्रवचन दे देकर सबके कान पकड़ डाले और जब खुद की बारी आई तो अब तक 9 समन पर करीब 18 बहाने बना चुके हैं। 8वें समन के बाद वे कोर्ट जा पहुंचे और जैसे तैसे जमानत हासिल कर ली। ईडी ने 9वां समन जारी किया तो अब केजरीवाल हाई कोर्ट जा पहुंचे और कहने लगे कि ईडी को मुझे गिरफ्तार करने से रोका जाए। असल में शराब घोटाला में ईडी के हाथ कई ऐसे सबूत हैं जो सीधे सीधे केजरीवाल की संलिप्तता की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसीलिए केजरीवाल को अपनी गिरफ्तारी का डर है। हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से सीधे सीधे ये मांग कर दी कि उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी जाए। इस पर ईडी के वकील ने कहा कि वे पेशी से बच रहे हैं और बहाना बना रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने केजरीवाल को कोई राहत देने से इनकार कर दिया।
मामले की सुनवाई को 1 महीने के लिए टाल दिया गया। हाईकोर्ट के इस फैसले से ईडी का रास्ता साफ हो गया और अब अगर केजरीवाल 21 मार्च को पेश नहीं हुए तो उन्हें ईडी गिरफ्तार कर सकती है। हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान यह साफ हो गया कि केजरीवाल अब तक ईडी के हर समन को अवैध बताकर पेश होने से इनकार कर रहे थे। असल में इसके पीछे गिरफ्तारी का डर था। 21 मार्च को ईडी के सामने पेश होने के ठीक एक दिन पहले हाईकोर्ट चले गए ताकि फिर कोई बहाना बनाकर ईडी के सामने पेश होने से बच जाएं। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि दिल्ली के सीएम की तरफ से जो याचिका दायर की गई है वो सुनवाई योग्य नहीं, इस पर जवाब दाखिल करेंगे। हाईकोर्ट ने इस पर ईडी से सवाल किया, क्या अभी भी कोई समन है? इसके जवाब में जांच एजेंसी ने बताया कि गुरुवार के लिए एक समन भेजा गया है। इस दौरान केजरीवाल के वकील सिंघवी ने गिरफ्तारी की राहत की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी का इस पर कहना है कि ईडी पूछताछ के बहाने बुलाकर केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका पर जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने के सामने सुनवाई हुई। बेंच ने सवाल पूछा, उन्हें 9 समन जारी किए गए, वे अब तक पेश क्यों नहीं हुए? पेशी में क्या दिक्कत है? केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल एजेंसी के सामने पेशी के लिए तैयार हैं, बशर्ते गिरफ्तारी नहीं किए जाने का भरोसा दिया जाए। कोर्ट ने इस मामले में अब ईडी से जवाब मांगते हुए मामले की सुनवाई 22 अप्रैल तक टाल दी है। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की ओर से जारी 9वें समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली शराब नीति मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी एमएलसी की कविता को गत 16 मार्च 2024 को नई दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के बाद 7 दिन की रिमांड यानी 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। कविता ने कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन पर स्टे नहीं लगाया और इससे ये स्पष्ट हो गया केजरीवाल प्रथम दृष्टया दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा, आम आदमी पार्टी जमानत को राहत न समझे, अब अरविंद केजरीवाल भी जमानत पर चल रहे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी 3 लोगों में वे शामिल हो गए हैं। बीजेपी नेता पात्रा ने कहा, पिछले 6 महीने के भीतर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी ईडी 9 बार समन भेज चुकी है, लेकिन उन्होंने एक भी समन का जवाब नहीं दिया और न सम्मान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही जिस वक्त केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, ठीक उसी वक्त फिर से केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंच गए और मांग करने लगे कि उन्हें ईडी से बचाएं और आदेश दें कि वो मुझे गिरफ्तार न करें। अब तक ईडी के समन को अवैध बता रहे केजरीवाल 2 बार अदालत में मुंह की खा चुके हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में न तो साफ तौर पर कहा गया कि केजरीवाल प्रथम दृष्टया दोषी हैं, इस सब के बीच केजरीवाल हाईकोर्ट जाकर अपनी तरफ से आखिरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली शराब नीति मामले में अंतरिम राहत की मांग की है। दिल्ली के सीएम ने अपनी याचिका में कहा कि वे शराब नीति मामले की जांच में सहयोग को तैयार हैं, लेकिन ईडी को गिरफ्तार करने से रोका जाए। ईडी ने उन्हें इस केस में 9वीं बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी समन को संवैधानिक वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 20 मार्च को इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी। इस पर ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा था कि दिल्ली सीएम जांच एजेंसी के सामने पेशी से बच रहे हैं और बहाना बना रहे हैं। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। हाईकोर्ट ने पूछा, आप समन पर पेश क्यों नहीं हुए? इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में 9 बार समन जारी हुआ, हमने जवाब दाखिल किया, हम वर्चुअली पेश होने के लिए तैयार हैं। मनु सिंघवी ने कहा कि पेश होने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से ईडी को समन जारी किए जाने की मांग की। सिंघवी ने कहा कि हमने सभी जवाब भेजे हैं। उन्होंने जांच एजेंसी से पूछा, उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर? हाईकोर्ट ने कहा कि जब आप पेश होंगे तो आपको पता चल जाएगा। ईडी ने साफ तौर पर केजरीवाल को शराब घोटाला मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है, लेकिन केजरीवाल लगातार ईडी के समन को अवहेलना करके टाल रहे हैं। वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ कहा था कि ईडी का समन मिलने पर पेश होना ही होगा। केरल हाईकोर्ट के जज ने तो एक कदम आगे बढ़कर कहा कि ईडी ने बुलाया है तो मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन 2 बड़ी अदालतों के फैसले के खिलाफ केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर होने की जगह सिर्फ बातें बना रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल ने ईडी के जरिए गिरफ्तारी की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि ईडी के समक्ष पेश होने को तैयार हैं अगर जांच एजेंसी आश्वासन दे कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। हाईकोर्ट को आदेश देना होगा, उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय को अदालत के समक्ष आश्वासन देना चाहिए, अगर मैं समन का पालन करता हूं तो मेरे खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें। सिंघवी ने अदालत में आप नेताओं संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का हवाला दिया। उन्होंने कहा, दावा किया, अब जांच एजेंसियां
कामकाज की एक नई शैली चलन में लाई हुए हैं। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। वे सभी सवालों का जवाब भी देंगे, लेकिन उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। वे समन को टाल नहीं रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ये पहला मौका है जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तीनों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजह यह कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं है। राहुल गांधी तो कहने लगे कि हमारे पास रेलवे का टिकट खरीदने का भी पैसा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हर दिन करीब 50 लाख खर्च करने वाले राहुल गांधी जब ऐसा कहते हैं तो सुनने में हर किसी को अजीब लगता है। लेकिन कांग्रेस का असली दर्द आयकर विभाग की तरफ से कांग्रेस के खातों को फ्रीज किया जाना है। असल में आयकर विभाग ने उसका खाता फ्रीज किया नहीं है, बल्कि उसको यह निर्देश दिया है कि विभाग का जो बकाया है उसे छोड़कर बाकी फंड का वो इस्तेमाल कर सकती है। आयकर विभाग के इस फैसले को पहले ट्रिब्यूनल ने सही करार दिया और फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कांग्रेस को फटकार लगाते हुए आयकर विभाग के फैसले को सही बताया। लेकिन चुनाव के ठीक पहले एक विवाद खड़ा करने और खुद को विक्टिम साबित करने के लिए कांग्रेस ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनावी चंदा के जरिए अपने अकाउंट भर लिए हैं। उन्होंने कहा कि हर तरफ केवल बीजेपी का विज्ञापन दिख रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के अकाउंट को सीज कर दिया गया है। खड़गे ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने कंपनी से किस तरह के पैसे लिए हैं ये बताना नहीं चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हर जगह 5 स्टार दफ्तर है। हालांकि 1600 करोड़ रुपए कांग्रेस को भी मिले हैं, लेकिन खड़गे ने यह नहीं बताया कि उसे कहां से और कैसे मिले। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी खड़गे की बात का समर्थन करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि देश के पीएम द्वारा कांग्रेस के फंड को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के अकाउंट से भी पैसे लिए जा रहे हैं। हम चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं। चुनावी बॉन्ड सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को दे रहा है। अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम सब देख रहे हैं कि बीजेपी हमें कुचल रही है। हमको चुनाव लड़ने की स्थिति में वो छोड़ना नहीं चाहते। हमारे पैसे को तबाह करके वो एक तरफा चुनाव कराना चाहते हैं। लोग होशियार हैं, वो इसको जानते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी होता है। सभी राजनीतिक दलों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। सभी के पास समान रूप से संसाधन हों। ये नहीं है जो सत्ता में है उनकी मोनोपोली हो, उनका मीडिया पर एकाधिकार हो। खड़गे ने कहा कि चुनावी बॉन्ड प्रकरण से देश की छवि को ठेस पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चंदे को गैर कानूनी कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया। दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव न लड़ पाए। खड़गे ने कहा कि इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। देश में लोकतंत्र को बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड चाहिए। किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव में बाधा पैदा करके इसे फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं कहा जा सकता। बीजेपी ने चुनावी चंदा बॉन्ड से 56% पैसे हासिल किए, वहीं कांग्रेस को 11% ही मिले। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह कहना है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये झूठ है। देश में लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे खाते 1 महीने पहले फ्रीज कर दिए गए। आज हम रेलवे टिकट तक नहीं खरीद सकते। उन्होंने कहा कि 210 करोड़ रुपए वाले अकाउंट के खाते को सीज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम विज्ञापन नहीं दे पा रहे। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। ये कांग्रेस के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई है। ये अपराध हिंदुस्तान के पीएम कर रहे हैं। तथ्यों को छिपाकर अरविंद केजरीवाल ने अभिषेक मनु सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट दौड़ा दिया कि दिल्ली जल बोर्ड का 3000 करोड़ दिलवाया जाए। आतिशी मरलेना ने दिल्ली में पानी की कमी का रोना रोते हुए मुख्य सचिव पर निशाना साधा और उन्हें विधानसभा में पेश होने का आदेश दे डाला। लेकिन पता चला है कि ये सब आम आदमी पार्टी की सियासत भर थी। आरोप लगाओ, मजे में बैठकर अपनी दुकान चलाओ। लेकिन इस बार मुख्य सचिव ने आतिशी मरलेना और अरविंद केजरीवाल को यह कहकर उनकी हवा निकाल दी कि इस सरकार ने पिछले 2 सालों में बजट में आवंटित रकम खर्च ही नहीं की। आतिशी मरलेना इसके पहले तक दिल्ली जल बोर्ड की परियोजनाओं के लिए फंड जारी नहीं करने को लेकर मुख्य सचिव और उपराज्यपाल पर निशाना साध रही थीं। इसके बाद फंड जारी किए गए। अब मामले में एक नया मोड़ आया है। मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा जल मंत्री आतिशी को सौंपी गई एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि बोर्ड ने पिछले 2 बजट में आवंटित की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 58% पानी या तो रास्ते में बर्बाद हो जाता है या चोरी हो जाता है, जिससे शहर के कुछ हिस्सों में पीने योग्य पानी का संकट बना रहता है। वहीं लगभग 29% वेस्ट वाटर को बिना ट्रीट किए सीधा नदियों में डाल दिया जाता है, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता खराब है।
दस्तावेजों के अनुसार दिल्ली सरकार ने 2022-23 में दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7,607 करोड़ रुपए अलग से रखे थे, जिसमें ऋण और अनुदान के रूप में 3,206 करोड़ रुपए, वेज और मीन्स के तौर पर 900 करोड़ रुपए, वाटर सब्सिडी के लिए 466 करोड़ रुपए शामिल हैं। कम खर्च के कारण संशोधित अनुमान के बजट को घटाकर 4,657 करोड़ रुपए कर दिया गया। केवल बोर्ड के 4,572 करोड़ रुपए का उपयोग कर सकी, जिसमें 3,035 करोड़ रुपए बजट अनुमान का लगभग 40% खर्च ही नहीं हुआ। 2023-24 बजट में सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के लिए 6,339 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिसे संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 6,505 करोड़ रुपए कर दिया गया। 9 मार्च तक दिल्ली जल बोर्ड केवल 3,832 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाया। रिपोर्ट में लिखा है कि 2015-16 में सरकारी खजाने से 28,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिलने के बावजूद मंजूर शर्तों के अनुसार पैसों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसकी तरफ सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इशारा किया था। बैलेंस शीट तैयार न होने से सीएजी ऑडिट में देरी हुई है और इस संबंध के काम करने के तरीके की जांच जरूरत है। ये भी दावा किया गया कि औसत जल उत्पादन लगभग 68 मिलियन गैलन प्रतिदिन बढ़ गया है। 2020-21 में 927 MGD था, जो 2022-23 में बढ़कर 995 MGD हो गया है। इस दौरान पानी की चोरी भी बढ़ गई, जबकि लोगों तक पानी की डिलीवरी में कमी आई है। ईडी की पूछताछ से बचने के लिए केजरीवाल और अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरी प्लानिंग के साथ सुबह सुबह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से वो सबूत मांगे जिसके आधार पर केजरीवाल को समन भेजे जा रहे हैं। जजेस ने सबूतों की फाइल्स अपने चैम्बर में देखने के बाद सीधा सवाल किया कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते, किसने रोक रखा है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 22 अप्रैल तक के लिए टाल दी। मतलब कि ईडी पहले ही केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन उसने बार बार केजरीवाल को वक्त दिया। लेकिन अब हाईकोर्ट ने एक तरह से केजरीवाल के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। कोर्ट इसके पहले सुनवाई के दौरान पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से कहा कि आप या तो अदालत को भरोसा दीजिए कि केजरीवाल को पेश होने पर उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, या फिर ये बताइए कि गिरफ्तारी को लेकर उनके खिलाफ आपके पास क्या सबूत हैं। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर ईडी के वकील से पूछा कि क्या केजरीवाल के खिलाफ दस्तावेज हैं। अदालत के जवाब पर ईडी ने कहा कि जांच एजेंसी के पास दस्तावेज हैं। कोर्ट ने सबूतों को देखने की इच्छा जाहिर की। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि हम उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बुला रहे हैं, उन्हें बुलाने के लिए सबूत मौजूद हैं। इस पर बेंच ने कहा कि इस स्टेज पर यदि ये स्थिति है तो हमें सामग्री दिखाइए जिसके आधार पर आप बुला रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि क्या स्थिति है। एएसजी एसवी राजू ने सबूतों की गोपनीयता का हवाला दिया तो जजेस ने फाइल अपने चैम्बर में ही मंगवा ली। फाइल्स को देखने के बाद जब बेंच दोबारा बैठी तो कोर्ट ने एएसजी राजू से पूछा कि आपको गिरफ्तारी से किस चीज ने रोका है, आप बार बार समन क्यों भेज रहे हैं। इस पर राजू ने कहा, हमने कभी नहीं कहा कि हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं, शक्ति तो है, आप आइए जांच में शामिल हो जाइए, हम आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं और नहीं भी। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी का समन सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। वहीं ईडी ने कहा कि याचिका दाखिल करके केजरीवाल ध्यान भटका रहे हैं। ईडी ने आगे कोर्ट को बताया केजरीवाल गुरुवार को भी समन पर पेश नहीं हुए, उन्हें गुरुवार 11 बजे पेश होना था, लेकिन वे फिर भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये समन उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी का बहाना है। 25,000 पेज ईडी ने तैयार कर रखे हैं, हमारे जवाब में सब कुछ है, तो वे क्या जानना चाहते हैं। सिंघवी ने आगे कहा कि ईडी सिर्फ चुनाव में हमें खुलकर हिस्सा लेने नहीं देना चाहती, इसलिए गिरफ्तारी की तलवार मेरे सिर पर लटकाए रखना चाहते हैं। केजरीवाल के वकील ने एक बार फिर कहा कि जांच एजेंसी उनके क्लाइंट को यह भी नहीं बता रही कि समन संदिग्ध या फिर गवाह के रूप में जारी किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि क्या मुझे ये जानने का अधिकार नहीं कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, ताकि मैं संबंधित रिकॉर्ड्स एकत्रित कर सकूं और पूछताछ में एजेंसी को संतुष्ट कर सकूं। हमारे सवाल का जवाब ईडी ने नहीं दिया। मुझे इस बात की आशंका है कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने कोर्ट से दिल्ली सीएम के लिए दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की मांग की। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की इस एप्लीकेशन को मुख्य मामले के साथ ही सुना जाना चाहिए, इस पर सुनवाई नहीं हो सकती, इसे मुख्य मामले के साथ ही सुनना चाहिए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी जवाब दाखिल करने में चाहे जितना समय ले, केजरीवाल के खिलाफ तब तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि पहले यह तय हो कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। कोर्ट ने ईडी से यह भी पूछा कि क्या केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं। इस पर ईडी की ओर से जवाब दिया गया कि हां, उनके खिलाफ सबूत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में फिर से विरोध के सुर फूटने लगे हैं। G23 के सदस्य रह चुके आनंद शर्मा ने पत्र लिखकर एक बार फिर पार्टी में समन्वय की कमी की बात कहते हुए पार्टी की कार्यप्रणाली में सुधार की मांग कर खलबली मचा दी। इतना ही नहीं, जिस जाति जनगणना को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रामबाण बांधकर चल रहे थे, आनंद शर्मा ने उसकी भी हवा निकाल कर रख दी। CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य आनंद शर्मा ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जाति जनगणना वाले बयान पर निशाना साधा और खुलकर नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा कि जाति जनगणना रामबाण नहीं है और न ही इससे बेरोजगारी दूर हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे खत में आनंद शर्मा ने कहा कि ऐसा करना इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विरासत का अनादर करने जैसा होगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी में बार बार जाति जनगणना कराए जाने की ललक देखी गई। आनंद शर्मा इससे खुश नहीं हैं। अब कांग्रेस के भीतर प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक जातिगत जनगणना पार्टी के अंदर की कलह इससे साफ उजागर हो गई है। आनंद शर्मा ने जातिगत आधारित जनगणना पर केंद्रित पार्टी के चुनाव अभियान पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विरासत का अनादर करना भी बताया है। शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के समावेशी और सर्वव्यापी दृष्टिकोण को याद करते हुए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के लोकप्रिय नारों का हवाला दिया और कहा कि पार्टी का वर्तमान रुख पिछली कांग्रेस सरकारों के विचारों के साथ मेल नहीं खाता और इसकी वजह से पार्टी के राजनीतिक विरोधियों को कीचड़ उछालने का मौका मिल जाएगा। आनंद शर्मा ने इंदिरा गांधी के 1980 के उस नारे को याद दिलाया जब कहा जाता था, न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। आनंद ने आगे कहा, 1990 में लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राजीव गांधी के उस बयान का भी पत्र में हवाला दिया जहां पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर हमारे देश में जातिवाद को स्थापित करने के लिए जाति को परिभाषित किया जाता है तो हमें समस्या है। अगर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जातिवाद को एक विषय बनाया जाएगा तो हमें समस्या होगी। ऐसे में कांग्रेस खड़े होकर इसे देश को विभाजित होते हुए नहीं देख सकती। CWC नेता ने पार्टी में समन्वय की कमी की ओर इशारा करते हुए ये कहा कि परामर्श प्रक्रिया में जिला और प्रदेश कांग्रेस समितियों की भागीदारी से पार्टी के अंदर किसी बात पर सहमति बनाने में मदद मिलती। आनंद शर्मा कांग्रेस के G23 नेताओं में से एक हैं जिन्होंने 2021 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक इसी तरह का तीखा पत्र लिखा था और पार्टी की कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। एक मुश्त वोट के लिए अरविंद केजरीवाल ने इमामों और मुअज्जिनों को वेतन देना शुरू कर दिया ताकि चुनावों में एक तरफा वोटिंग उनके पक्ष में हो। इसके लिए केजरीवाल ने करदाताओं के धन को पूरी बेरहमी से लुटाया। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल की सरकार और वक्फ बोर्ड के साथ आतिशी मार्लेना को भी लपेटे में ले लिया। हाईकोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। इस PIL में सरकारी पैसों से इमामों और मुअज्जिनों को वेतन देने की नीति को चुनौती दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने कहा कि यदि एक संस्था को मदद दी जाती है तो दूसरे धार्मिक संस्थाएं भी आर्थिक मदद मांगने के लिए कल आगे आ सकती हैं। बेंच ने कहा कि यदि यह एक धर्म के साथ किया जाता है तो दूसरे भी आगे आएंगे और कहेंगे कि हमें सब्सिडी दीजिए। क्या कहाँ ख़त्म होगा? ये वो लोग नहीं हैं जो ये राज्य के लिए काम कर रहे हैं। साउथ इंडिया में या देश के दूसरे हिस्सों में जाइए और आप देखेंगे कि धार्मिक संस्थाएं बड़ी भूमिकाएं निभाती हैं। यदि आप प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, पूरी अर्थव्यवस्था मंदिरों के इर्द गिर्द घूमती है। सभी संस्थाएं समान हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को भी पक्षकार बनाया और सभी पक्षों को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता वकील रुक्मणी सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान कहता है कि राज्य को सेक्युलर रहना है और इसलिए एक धर्म के लोगों को वेतन मानदेय देने की दिल्ली सरकार की नीति संविधान के खिलाफ है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल ने दलील दी कि दिल्ली सरकार की नीति संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 266, 282 के खिलाफ है क्योंकि एक विशेष धर्म के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है और पैसे दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श रूप से किसी भी धर्म को टैक्स पेयर के पैसे पर सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मूलभूत सिद्धांत है। यदि पैसे देने हैं तो सिर्फ एक धर्म को क्यों दिया जा रहा है, अन्य को क्यों नहीं? उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार की किसी तरह की एक स्कीम को बंद किया गया था और कृपाल ने जोर देकर कहा कि इमामों और मुअज्जिनों को हर साल 10 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। कहा कि ये पैसा उन लोगों को भी जा रहा है
जो वक्फ बोर्ड से नहीं जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अब तक किसी शातिर अपराधी की तरह ईडी के साथ आंख में चौली खेल रहे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 दिन में दूसरा झटका दे दिया और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने यह फैसला केजरीवाल के खिलाफ ईडी के सबूतों के पुलिंदे को देखने के बाद किया। लोकसभा चुनावों के पहले आम आदमी पार्टी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। अब ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कभी भी कोई बड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ही ईडी से ये पूछ लिया कि आपने अब तक केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्योंकि समन पर समन भेज रहे थे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। फिलहाल इस मामले पर बयान देने के लिए कोई सामने नहीं आया। ईडी ने अदालत को बताया कि किन सबूतों के चलते सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। इस दौरान जज वो सभी तथ्य लेकर अपने चैम्बर में गए और सुनवाई फिर शुरू हुई। ईडी ने कोर्ट से आग्रह किया था कि वो तथ्य सिर्फ अदालत में देखें, अरविंद केजरीवाल के वकील को नहीं दिखाया जाए। ईडी की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि ये कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये विपस्सना में कभी भी चले जाते हैं लेकिन प्रवर्तन निदेशालय के पास नहीं आते हैं। ईडी के वकील AHG राजू ने कहा कि केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। जो राहत कल नहीं मिली वो राहत या आवेदन दाखिल करने से नहीं मिल सकती है। इस पर हाईकोर्ट के जज ने कहा कि कल के मामले में तारीख दिए जाने के बाद ही ये अर्जी दाखिल की गई है। ASG ने कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। जब कोई मामला सुनवाई योग्य न हो तो आप किसी भी आवेदन पर सुनवाई नहीं कर सकते। जब मुख्य याचिका ही सुनवाई योग्य नहीं है तो इस याचिका में दायर किसी भी आवेदन पर सुनवाई कैसे हो सकती है। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि हमारे पास तो समन करने का अधिकार है, उनको हमारे समन पर आकर जांच में सहयोग करते हुए हमारे सवालों के जवाब देने चाहिए। ASG राजू ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस याचिका की मुख्य याचिका के साथ सुनवाई की जाए। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहे हैं। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लेकिन वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। ईडी ने कहा कि अध्यक्ष हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वे समन का पालन नहीं करेंगे। कोर्ट ने ईडी को कहा कि आप इतने समन भेज रहे हैं तो सीधा गिरफ्तार क्यों नहीं करते। ईडी ने कहा कि हम पहले उनसे उनका पक्ष जानना चाहते हैं, हमारे सामने आकर सवालों का जवाब दें और इस मामले में किसी भी तरह की अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए। ईडी ने कहा कि अभी तक केजरीवाल इस FIR में आरोपी नहीं है, तो वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज होता है तो उसको रद्द करने की मांग कैसे कर सकते हैं। केजरीवाल को डर है कि अगर आम आदमी पार्टी आरोपी बनती है तो सीधे तौर पर केजरीवाल भी आरोपी बन सकते हैं। ये सारे मामले दर्ज करवाना चाहते हैं। अगर हमारे पास आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ सबूत आ जाएंगे तो हम आरोपी बनाएंगे, अगर नहीं आते सबूत तो नहीं बनाएंगे। ईडी की ओर से कोर्ट में ये दलील दी गई कि हमारे पास अधिकार है कि जांच के दौरान किसी से भी पूछताछ कर सकें। केजरीवाल की ओर से कोर्ट में कहा गया कि ईडी पूछताछ के लिए नहीं बल्कि गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है। कोर्ट का कहना है कि ऐसे तो इस मामले में मनीष सिसोदिया और के कविता को भी गिरफ्तार किया गया। ईडी के साथ अरविंद केजरीवाल जो चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे थे, ईडी ने उस पर विराम लगा दिया और अब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ईडी की टीम केजरीवाल के घर में घुस गई। केजरीवाल के सरकारी आवास पर ईडी सघन तलाशी अभियान चला रही है। माना जा रहा है कि उसके बाद ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। केजरीवाल के घर ईडी की छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। ईडी के केजरीवाल के घर उस वक्त छापा मारा गया जब आतिशी मरलेना हाईकोर्ट के फैसले की अपनी जीत बताते हुए आई और ये दावा कर रही थी कि हाईकोर्ट में केजरीवाल की जीत हुई है। केजरीवाल के खिलाफ जजेस के सामने ईडी की तरफ से रखे गए सबूतों को भी आतिशी मरलेना ने अपनी कहानी गढ़कर आम आदमी पार्टी के पक्ष में करार दे दिया। मरलेना ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबूत मांगे तो ईडी ने उन्हें कुछ कागज दिखाए, लेकिन हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की है। मरलेना ने कहा कि ईडी ने वकीलों की लाइन लगा दी लेकिन हाईकोर्ट की याचिका को खारिज नहीं किया। हालांकि मरलेना के ये सारे दावे उस वक्त बेमाने हो गए जब ईडी की टीम केजरीवाल के घर आ धमकी। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली, लेकिन ईडी की करीब 6 से 8 अधिकारियों की टीम सीएम केजरीवाल के घर में मौजूद है।
केजरीवाल के घर के बाहर डीसीपी नॉर्थ भी अपनी फोर्स के साथ मौजूद हैं और इससे पहले दिन में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से कोई संरक्षण देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने संरक्षण के अनुरोध संबंधी आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है। समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका पर भी उसी दिन 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। पीठ ने कहा कि हमने दोनों पक्षों को सुना है और हम इस स्तर पर संरक्षण देने के लिए इच्छुक नहीं हैं। प्रतिवादी जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं। अंतरिम राहत के लिए आवेदन केजरीवाल की उस याचिका का हिस्सा है जिसमें पूछताछ के लिए उन्हें जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती दी गई। केजरीवाल ने ईडी द्वारा जारी 9वें समन के मद्देनजर अदालत का रुख किया है। 9वें समन में केजरीवाल को बृहस्पतिवार को पेश होने के लिए कहा गया है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वरिष्ठ वकील ने आज के लिए जारी समन को स्थगित करने का अनुरोध किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि पेश होने का समय समाप्त हो गया है, वह उपस्थित नहीं हो रहे हैं। केजरीवाल के समन को बार बार अवैध बताते हुए संघीय धन शोधन रोधी एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार किया। ये मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। इस मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ ईडी के सिलसिलेवार समन को अवैध बताकर उनके सामने पेश होने से बचकर बल्कि बाहर बैठकर ईडी और अदालत की कार्रवाइयों में भी अड़ंगा डाला। अरविंद केजरीवाल की कोशिश ये है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ ट्रायल को लंबे समय तक लटका कर रखा जाए ताकि इस आधार पर सिसोदिया को जमानत मिल जाए। लेकिन केजरीवाल की इस चाल का पता ईडी को लग गया और ईडी ने भरी अदालत में केजरीवाल की हरकतों का खुलासा कर दिया। ईडी की दलीलों और केजरीवाल के खिलाफ उसके सबूतों को देखने के बाद ही हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने सुरक्षा की मांग करने वाले केजरीवाल के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए लिस्ट किया। हाईकोर्ट सीएम अरविंद केजरीवाल के समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि हम दोनों पक्षों को सुना है और हम इस स्तर पर सुरक्षा देने के लिए इच्छुक नहीं हैं। प्रतिवादी जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है। अंतरिम राहत के लिए आवेदन केजरीवाल की उस याचिका का हिस्सा है जिसमें पूछताछ के लिए उन्हें जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती दी गई है। केजरीवाल ने ईडी द्वारा जारी 9वें समन के मद्देनजर अदालत का रुख किया है जिसमें उनसे गुरुवार को पेश होने के लिए कहा गया है। सुनवाई के दौरान आप प्रमुख के वरिष्ठ वकील ने जज के लिए जारी समन को स्थगित करने की भी मांग की। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में दलील दी कि हमारा ये अनुमान नहीं है कि गिरफ्तारी हो सकती है, बल्कि ईडी की प्रेस रिलीज से ये पता चलता है जिसमें केजरीवाल का नाम है। उन्होंने कहा कि समन भेजने का मतलब परेशान करने, प्रताड़ित करने और गैर समान प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने के अलावा कोई अन्य उद्देश्य नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक समन कुछ चुनावों से संबंधित है और 12 विपश्यना से संबंधित है। सिंघवी ने आगे दलील दी कि हाईकोर्ट को न्याय के तराजू को संतुलित करने की जरूरत है। कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश देने से ईडी के साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं होगा। इस पर ईडी ने हाईकोर्ट को बताया कि हम मनीष सिसोदिया के मुकदमे को ट्रायल पूरा करने की दिशा में ले जा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल मामले की सुनवाई में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि ये पहले ही खत्म हो चुका है, समय खत्म हो गया है और वह उपस्थित नहीं हो रहे हैं। केजरीवाल ने बार बार समन को अवैध बताते हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। ये मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की शराब घोटाला नीति के तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं और जमानत के लिए हर दिन नई नई कहानी गढ़ रहे हैं। ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि अन्य आरोपी उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अनुचित लाभ हुआ, जिसके बदले में उन्होंने आम आदमी पार्टी को रिश्वत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।